हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। भाई आपका जो एग्जाम है साइंस का वो अब आने वाला है 20 तारीख को। इंग्लिश का एग्जाम आपका हो चुका है, बढ़िया हुआ होगा। उसी तरीके से आपको साइंस का पेपर बहुत अच्छे तरीके से देना है। उसी सीरीज में आज के हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं केमिस्ट्री के, स्पेशली आज केमिस्ट्री क्लास है। फिजिक्स के क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उसे भी एक बार जाकर के देख सकते हैं। स्टार्ट कर लेते क्लास को, देखते हैं कौन से क्वेश्चन आज की क्लास में हमें देखने हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1 ग्राम of copper powder was taken in a china dish and heated. What changes takes place on heating? When hydrogen gas is passed over this heated dish, a visible change is seen in it. Give the chemical equation of reaction, the name and the color of the product formed in each case. तो यहां पर हमें बताना क्या है कि 1 ग्राम कॉपर को जो हमने चाइना डिश में लेकर के उसको गर्म किया तब उसमें क्या चेंजेस मिलेंगे। तो भाई कॉपर को हमने ले लिया, कॉपर पाउडर है, कॉपर ले लिया, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, यहां हमें मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा? कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। जो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये कलर चेंज हो जाएगा किस में? ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी कॉपर ऑक्साइड की जो परत है उसमें जम जाएगी और ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है इसमें आगे कि when hydrogen gas is passed over this heated substance, a visible change is seen in it. Give the chemical equation of reaction. तो जब इस पे से हाइड्रोजन गैस को हमने पास कराया, जब हमने इस पे से हाइड्रोजन गैस को पास कराया तो कॉपर अलग हो जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा। फिर से जो ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था ये वापस से कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। नेम की बात कर रहा है तो नेम क्या हो गया इसका? भाई जो नेम है, द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। इस केस में जो हमें मिला वो क्या था? कॉपर ऑक्साइड था। और यहां पर जो हमें मिला वो क्या था? कॉपर था। सीधा सीधा कॉपर मेटल मिल गया। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म्स कंपाउंड बी। आइडेंटिफाई करना है ए और बी को। तो कौन सा कंपाउंड है जिसे सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जब उसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस होती है। तो यहां पर जो कंपाउंड है, कंपाउंड ए इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसको जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो कंपाउंड बी क्या है हमारा? कंपाउंड बी है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साथ में अब क्या बोल रहा है? केमिकल इक्वेशन हमारी हो गई। अब लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। अब देखो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन है जहां पर दो रिएक्टेंट कंबाइंड हो रहे हैं, कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है हमारी ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आप इसमें अपने 2 एग्जांपल भी दे सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। लिस्ट 1 इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता रखा है यहां पर। अब यहां पर आपको वो 3 टाइप की रिएक्शन बतानी है जिनमें जरूरत पड़ती है हीट की, लाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट के लिए। ठीक है, पहले बात करते हैं हीट के लिए। तो हीट के लिए हमने ले लिया यहां पर ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट। जब इसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। ठीक है, पहली हो गई। दूसरी बात करते हैं लाइट के लिए।
लाइट के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया। क्या ले लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है ये, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और जब इसको लाइट से ट्रीट किया तो क्या मिलेगा आपको, यहां से वाटर अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन आपको अलग मिल जाएगी। ठीक है, वाटर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई। अब यहां बैलेंस करना है, इसको आप बैलेंस कर लो। चलो भाई अगला देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब रिक्वायरमेंट आती है तो हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो वाटर का एग्जांपल ले लो। ठीक है, चाहो तो वाटर का एग्जांपल ले लो। आपने क्या ले लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिया आपने वाटर के। क्या मिलेगा आपको जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो आपको ट्वाइस ऑफ H2 अलग मिलेगा और O2 अलग मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका तीनों टाइप का, यानी कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से आप किस तरीके से ब्रोक कर सकते हो, तोड़ सकते हो एक किसी भी कंपाउंड को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब इसकी आपको क्या बनानी है, केमिकल रिएक्शन बतानी है। ठीक है, इसकी एक आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है। तो जरा देखो यहां पर आंसर हो जाएगा ये आपका ए पार्ट के लिए। तो यहां पर आपका क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है यानी KCl है, प्लस क्या बोला है आपसे, सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स कराना है। तो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 को लेना है। अब यहां पर क्या मिलेगा आपको, एक तो मिल जाएगा KNO3 प्लस क्या मिल जाएगा आपको AgCl। यानी कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। और जहां पर आयंस एक्सचेंज होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो बोलते हैं, सबको याद होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहां पर जो चीजें फॉर्म हो रही हैं उसके बारे में क्या बोल रहा है कि मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो भाई कौन सी हो गई आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और साथ में क्या बोल रहा है कि क्या मिल रहा है आपको, एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस मिल रहा है, और वो क्या है आपका AgCl, यानी कि आपका सिल्वर क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है आपको, सिल्वर क्लोराइड, ये जो मिल रहा है आपको, ये कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। सबको याद होगा, जो सॉल्यूशन से इनसॉल्युबल हो जाता है यानी उसमें नहीं मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट आपको यहां पर फॉर्म होकर के मिलेगा। ये क्या है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट साथ में मिल रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये तो हो गया पहले वाले का आंसर, ए वाले का। बी में क्या बोल रहा है कि फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड डिकंपोजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। कैसी खुशबू आती है, कैसी उसमें से एफरवेंस आती है, बर्निंग सल्फर जैसी। तो क्या में होगा, तो जरा देखो बी वाले पार्ट को। आपने क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया यानी Fe2SO4। अब इसकी जब आपने रिएक्शन कराई तो क्या मिलेगा आपको, एक तो मिल जाएगा आपको Fe2O3। ठीक है, एक क्या मिल जाएगा आपको, FeSO4 होता है ये, FeSO4। ट्वाइस ले लिया, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, Fe2O3 मिलेगा प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो जरा, एक आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, दो से ज्यादा आपके प्रोडक्ट में टूट रहा है, यानी ये क्या हो जाएगी आपकी डिकंपोजिशन रिएक्शन है, डिकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डिकंपोजिशन रिएक्शन वहां पे बोला ही वैसे भी कि डिकंपोज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो गई और आइडेंटिफाई हो गई हमारी कि किस टाइप की हमारी ये रिएक्शन रहने वाली है। चल भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, कैन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या भाई कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपकी है वो आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो आपकी रिएक्शन डिकंपोजिशन रिएक्शन है उसका मतलब क्या होता है, जब आपका एक जो आपका रिएक्टेंट है
वो रिएक्टेंट आपका दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, दोनों आपके साइमल्टेनियसली होते हैं, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया ए वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो Zn लिया यानी कि जिंक लिया प्लस कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया, जिंक ले लिया और कॉपर सल्फेट ले लिया। अब यहां पर क्या बनेगा, ये क्या करेगा, इसके आयन को खुद ले लेगा, क्योंकि जिंक कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, यानी कॉपर को सेपरेट कर दिया और जिंक ने क्या किया, जो उसका सल्फेट आयन था उसको अपने पास ले लिया। अब यहां पर क्या हुआ है कि जो Zn है, ठीक है, जो Zn है उसने क्या किया, आयंस लिए, उसने क्या किया, आयंस लिए, यानी कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। और इलेक्ट्रॉन जब उसने लूज कर दिया, हम क्या बोल सकते हैं कि Zn जो है, जो Zn है वो क्या हो गया भाई, Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो Zn ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, Zn ऑक्सीडाइज हो गया। और जो CuSO4 है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और गेन करने से वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं यहां पर कि Zn ने क्या किया है, Zn ने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। अब Zn ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो हम क्या बोल सकते हैं, देन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। और कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने गेन कर ली इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, जो कॉपर है वो रिड्यूस हो गया और जो आपका जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो गया। आगे बात करते हैं आपसे कि राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या बोल रहा है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन। और दूसरा जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस इन देयर सॉल्यूशन। सबसे पहला दे रखा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब HCl की बात करेंगे, HCl क्या होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा। कैसे होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड की बात करें, HNO3 की, तो ये भी क्या होगा, डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 डिसोसिएट होगा, दो H हो गए आपके प्लस SO4 आपका 2 नेगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें यानी कि NaOH की बात करें, इसको भी डिसोसिएट किया तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें KOH की, ये भी क्या रहेगा आपका K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। लास्ट में बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यानी MgOH का होल ट्वाइस, तो यहां पर क्या होगा, जो Mg है वो 2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ OH जो आपका नेगेटिव। अब OH नेगेटिव होता है, 2 लगने से क्या हो जाएंगे, वो 2 नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए ये क्या बन जाता है, आपका एक कंपाउंड बनता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हो गए आपके इनके तो आयंस हैं जो प्रोड्यूस होंगे जब ये डिसोसिएट होते हैं तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7 कि सुगंधा प्रिपेयर HCl गैस इन हर स्कूल लैबोरेटरी यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, उसने क्या किया, जो सुगंधा है उसने HCl गैस बनाई अपने स्कूल की लैबोरेटरी में कुछ केमिकल्स का यूज करके। ठीक है, अब जरा आगे देखो, आगे इसमें क्या बोल रहा है। शी पुट बोथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर इन कॉन्टेक्ट विद द गैस। उसने ड्राई भी लिया है, ठीक है, उसने ड्राई लिटमस पेपर भी लिया है और
आपका कौन सा लिया है, वेट भी लिया है, ब्लू लिटमस पेपर है और गैस के कांटेक्ट में लाई। नेम द रिएजेंट यूज्ड बाय सुगंधा टू प्रिपेयर HCl। पहला पार्ट है कौन से रिएजेंट लिए हैं उसने HCl गैस बनाने के लिए। तो यहां पर जब बात करेंगे हम HCl गैस वो बना रही है तो HCl गैस उसने कैसे बनाई होगी। तो यहां पर याद रख लेना आपने क्या लेना है, जो फर्स्ट का आंसर है आपको क्या लेना है, NaCl लेना है, साथ में आपको लेना है H2SO4। यानी कि आपने क्या ले लिया, यहां पर कॉमन सॉल्ट ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। तो जब आप इन चीजों को लेते हो तो यहां पर क्या बनता है, जरा उसको देख लेना एक बार। यहां पर आपको जो मिलेगा, एक मिल जाएगा आपका Na के साथ में, याद रखना Na के साथ में मिल जाएगा, सोडियम के साथ में आ जाएगा आपका एक हाइड्रोजन और साथ में क्या आ जाएगा आपका SO4। साथ में आपको क्या मिलेगा यहां पर, साथ में आपको मिल जाएगा HCl। ठीक है, साथ में क्या मिल जाएगा आपको, HCl। अब ये HCl जो है ये किस फॉर्म में मिलेगी आपको, ये गैस की फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी, गैस की फॉर्म में मिलेगी और ये गैस क्या होगी, इसमें से रिलीज हो जाएगी। और साथ में जो आपको NaHSO4 मिल रहा है उसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो यहां पर इसने अब क्या मिलेगी, इसको HCl गैस मिलेगी। मतलब ये वाली तो उसने सुगंधा ने रिएक्शन करी और इस रिएक्शन से उसको ये वाला टर्म यानी कि HCl गैस की फॉर्म में मिल गया। स्टेट द कलर चेंज ऑब्जर्व विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो भाई जब उसने ड्राई लिया, ठीक है, जब उसने ड्राई लिटमस पेपर लिया, ड्राई लिटमस पेपर हैव नो चेंज, ड्राई लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं मिला। क्योंकि चेंज होने के लिए क्या होना होता है, उसे रिएक्ट करना पड़ता है। दोनों ही क्या है, गैस भी ड्राई है और आपका जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है, कोई चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने वेट लिटमस ले लिया, जब उसने वेट ले लिया तो वेट लिटमस क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, टर्न्स, जो ब्लू लिटमस है वेट वाला वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, टर्न्स टू रेड। ठीक, थर्ड देखिए अब, शो द फॉर्मेशन ऑफ आयंस व्हेन HCl गैस कंबाइंड विद वाटर। जब HCl गैस को वाटर के साथ कंबाइंड करते हैं तब क्या मिलेगा, तो HCl को वाटर के साथ कंबाइंड कराया तो हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जिसमें H3O पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके तीनों पार्ट के आंसर। समझ में आ गया होगा ये भी। चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8। फर्स्ट पार्ट जो ए है इसका वो क्या कह रहा है कि 3 एसिडिक सॉल्यूशन है आपके पास, ए बी एंड सी हैव पीएच 0, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 एसिड है ए बी और सी जिनके पीएच आपको दे रखे हैं 0, 3 और 5। विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, किसके पास सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो हमें इतना पता है कि पीएच स्केल में जितना हम लेफ्ट की तरफ भागेंगे उतना ज्यादा H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि वो उतना ही ज्यादा, जो एसिड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो जितना लेफ्ट भागोगे स्ट्रॉन्ग 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 और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट। और जितना आप राइट में भागोगे उतना ही क्या मिलेगा आपको, वीक। या बोल सकते हो कि आप 7 से अगर राइट भागोगे तो आपको मिलेगा जो बेस है आपके, वो आप उसके स्ट्रॉन्ग की तरफ भागोगे। यानी 7 आपका हो गया न्यूट्रल, 7 से नीचे आए 6 पे आपका क्या मिलेगा, वीक एसिड, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे आगे चले उससे स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऐसे करते करते लास्ट में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाएगा। तो यहां पर आपको तीनों जो पीएच दे रखे हैं वो तीनों पीएच आपके एसिड के ही हैं। 0 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया, 3 वाला उससे वीक है, 5 वाला उससे भी वीक है। तो जिसके पास 0 है पीएच स्केल या पीएच नंबर या पीएच वैल्यू, उसके पास क्या होगा, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा।
जगह यहां पर 0। फिर बोल रहा है विच सॉल्यूशन हैज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो भैया जिसका pH 5 है। हाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, अब कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे कैसे डाइल्यूट करेंगे। तो भाई कभी भी आपको किसी भी आपको कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसके लिए याद ये रख लेना कि जब भी आपको एक कंसंट्रेटेड एसिड गाढ़ा एसिड है उसे पतला करना है तो कभी भी पानी एसिड में नहीं मिलाते, क्योंकि जब हम कंसंट्रेट को डाइल्यूट में चेंज करते हैं वो जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। और हाईली एक्सोथर्मिक की वजह से होगा क्या कि जैसे ही आपने उसमें पानी डाला बहुत सारी हीट उसमें से इवॉल्व हुई जिसकी वजह से उसका स्प्लैश आपके मुंह पे आ सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, पानी लेना है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप कंसंट्रेटेड एसिड को डालोगे और कंटिन्यूस उसको चलाते रहोगे, उसको स्टिर करते रहोगे ताकि उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसको आप धीरे धीरे करोगे, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से जब बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्प्लैश तो आ ही रहा है, साथ में जो बीकर है वो बीकर भी टूटने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना क्या करोगे इसमें, एड acid into water drop by drop and stir it continuously। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या करते रहोगे, उसे हिलाते रहोगे, उसे चलाते भी रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। ठीक है, चल भैया अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। अ कंपाउंड पी फॉर्म्स द इनेमल ऑफ टीथ। एक कंपाउंड है पी जिससे क्या बनता है, हमारे दांतों की इनेमल बनती है। क्या बोल रहा है आगे, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। सबको मालूम है कि जो इनेमल होती है हमारे दांतों की वो सबसे हार्ड होती है हमारे पूरे बॉडी की बात कर लें उसमें। आगे बोल रहा है इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट गेट्स कोरोड व्हेन द पीएच इज लोअर्ड बिलो 5.5। ये पानी में डिजोल्व नहीं होती है, इनेमल जो हमारी है वो पानी में डिजोल्व नहीं होती, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जब पीएच हमारे मुंह का 5.5 से नीचे चला जाता है तो ये खराब होने लग जाती है, कोरोड होने लग जाती है। तो आइडेंटिफाई करना है जो कंपाउंड पी है उसको, यानी जो कंपाउंड पी यूज किया जा रहा है या इसका नाम लिया जा रहा है उसका नाम क्या होगा, या सीधे से बोले जो एनिमल बनी है वो किस से बनी हुई है उसका नाम हमसे यहां पर पूछा गया है। तो सबको मालूम होना चाहिए कि एनिमल बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे होती है, तो कंपाउंड पी जो आपका है, कंपाउंड पी क्या है आपका, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कंपाउंड पी क्या हो गया आपका, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट टूथ डिके। कैसे ये चॉकलेट से खराब हो जाती है, कैसे ये मीठा खाने की वजह से खराब होती है। तो याद रख लेना कि जब हम कोई भी मीठा चीजों को खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट को खाया, कोई भी हमने मीठा आइटम खाया, तो उससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड हमारे मुंह में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जो सलाइवा से न्यूट्रल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस चीज को, ड्यू टू ईटिंग ऑफ, ड्यू टू ईटिंग ऑफ ईटिंग ऑफ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ, large is formed which do not neutralize by saliva। ठीक है, सलाइवा से वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है जिसकी वजह से जो एनिमल है वो क्रोड हो जाती है, खराब होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे बचा सकते हैं टूथ डिके होने से, तो बाय रेगुलर
यूज ऑफ, सबको मालूम है, कैसे बता सकते हैं, दांतों को साफ करना चाहिए, किससे करना चाहिए, टूथपेस्ट से, बाय रेगुलर यूज ऑफ टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और रेगुलर यूज का मतलब ये नहीं है कि सुबह करना चाहिए, अगर आपने शाम को भी जब आप खाना खा के फ्री हो जाते हैं तब भी आपको रेगुलर ब्रश करना चाहिए, यानी कि 2 टाइम्स अ डे हमें पेस्ट करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, टूथ एनिमल को बचाने के लिए। ठीक है, चल भाई, अगला क्वेश्चन आपका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एक बेसिक सॉल्ट है, जस्टिफाई करना है इसको। और साथ में यह भी पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम कैसे, सोडियम हाइड्रोजन कंबाइंड को, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम कैसे वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमसे यह भी पूछा गया है, उसका यानी कि कन्वर्जन भी हमसे पूछा गया है। तो यहां पर पहली बात है आपकी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर याद रख लेना, देखो सॉल्ट आपके दो तरीके के नहीं है बल्कि 3 तरीके के। वो 3 तरीके से मतलब क्या है, या तो सॉल्ट आपका न्यूट्रल होगा, या फिर आपका वो एसिडिक सॉल्ट होगा, या फिर वो आपका बेसिक सॉल्ट होगा। तो यहां पर जब आपकी बात हो रही है NaHCO3 के बारे में, किसके बारे में, NaHCO3 के बारे में, तो जब NaHCO3 का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, इसके हाइड्रोलिसिस करने से हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या मिलेगा हमें, H2CO3 मिलेगा। ठीक है, Na प्लस H2CO3 मिलेगा हमें किससे, NaHCO3 से, किससे, NaHCO3 से हमें यह टर्म मिलेगा। अब यहां पर जब NaHCO3 से आपको यह टर्म मिल रहा है, यहां पर चलो हमने ट्वाइस लगा दिया, तब हमारी चीजें कैसे डिफरेंशिएट होंगी। देखो सोडियम हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, इसका हमने क्या किया है, हाइड्रोजनेशन किया है, हाइड्रोजनेशन। अब यहां पर इसको देखो और इसको देखो, ये क्या है आपका, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। H2CO3 क्या हमारा, वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है। तो भाई जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंड होता है वीक एसिड के साथ, तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहां पर क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे या कैसे आप उसको चेंज करोगे वॉशिंग सोडा में। तो जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो हीट करने पे क्या मिलेगा, जरा उसको देखो, NaHCO3 को हमने हीट किया, हीट करने से क्या मिलेगा, Na2CO3 में 2 लगा दिया, पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, रिलीज हो जाएगी, साथ में आपको H2O मिलेगा, यानी कि यहां से आपको वाटर भी मिल जाएगा। वाटर भी किस फॉर्म में मिलेगा आपको, वेपराइज फॉर्म में मिलेगा, जो स्टीम की फॉर्म में उड़ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, Na2CO3 के साथ में 10 मॉलिक्यूल लेने हैं पानी के, तो क्या मिलेगा आपको, Na2CO.10H2O, यानी कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं या 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसको क्या बना देंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। समझ में आ गया होगा, ये भी इजी है, कोई टफ तो नहीं है। तो भैया अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो सब बच्चे जानते होंगे, CaOCl2 होता है, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला पूछा था। अब यहां पर आगे क्या बोल रहा है आपसे, आगे बोल रहा है कि हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, जो ब्लीचिंग कैसे बनाया जाता है हमसे यह भी पूछ रहा है।
अब साथ में यहां पर क्या पूछ रहा है उसको भी देखो कि फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में इसका यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तीनों बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात क्या की है इसमें, सबसे पहली बात की है कि केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया था ब्लीचिंग पाउडर का, जो हमने लिख भी दिया है। साथ में हमसे क्या पूछा है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है हमसे यह भी इसमें पूछ लिया गया है। और साथ में क्या पूछा है हमसे कि अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं तो पानी में उसका क्या काम होता है। ठीक है, पानी में उसका क्या काम है, हम पानी में उसका यूज क्यों करते हैं, हमसे यह भी पूछ लिया गया है। तो भाई सबसे पहली बात करते हैं फॉर्मूले की, तो मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया, तो फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया। अब यहां पर बात आ गई कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो ब्लीचिंग पाउडर पानी में क्या करता है। तो भाई पानी में उसका जो यूज है वो ये है कि वो डिसइंफेक्टिंग का काम करता है, यानी कि जम्स को मारने का काम करता है। क्या करता है, इट डिसइंफेक्ट, इट डिसइंफेक्ट द वाटर बाय किलिंग जम्स। ठीक है, क्या करता है, पानी को साफ कर देता है। ठीक है, पानी को डिसइंफेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, डिसइंफेक्ट कर देता है। सॉरी ये गलत लिख दिया। ठीक है, क्या कर देता है, पानी को साफ कर देता है, डिसइंफेक्ट कर देता है, उसमें जम्स जो होते हैं उन्हें मार देता है। साथ में पूछा गया था कि कैसे बनाया जाता है, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से करा दी जाती है। किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कराते हैं क्लोरीन के साथ में तो क्या मिलता है आपको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी CaCO और साथ में क्या मिलता है यहां पर आपको, वाटर मिल जाता है। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन, ये हो गया उसका काम कि पानी में क्यों मिलाया जाता है। और सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला ही पूछा था, तो ये भी हमारा यहां पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारा मिलता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में। किसमें, क्लोर एल्कली प्रोसेस में, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात आपको यही पता होना चाहिए कि क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस की जब बात करोगे तो इसका मतलब यह होता है कि क्लोर, याद रखना क्लोर दोनों को तोड़ देना, क्लोर और एल्कली। यहां पर जब आपकी बात होगी क्लोर की, क्लोर से मतलब होता है आपका क्लोरीन का। ठीक है, क्लोर से मतलब क्या होता है आपका, क्लोरीन का होता है। और साथ में जब बात करते हैं आपसे दूसरे की यानी कि एल्कली, एल्कली आपको मालूम होना चाहिए कि एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। भाई एल्कलीज हम उनको बोलते हैं जो वाटर डिसॉल्विंग बेस होते हैं, सबको याद होगा है ना। एल्कली नेचर जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा NaOH, आपने देखा होगा KOH, स्ट्रॉन्ग बेस तो आपने पढ़े ही हैं, लेकिन साथ में आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो आपके दोनों होते हैं बेस तो हैं ही, लेकिन बेस के साथ में आपके क्या है, ये बेस के साथ में आपके एल्कलीज भी हैं। क्योंकि एल्कली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके वाटर डिसॉल्विंग बेस हैं, और वाटर डिसॉल्विंग बेस जो आपके होते हैं वो आपके एल्कलीज कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आपकी यहीं पर कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है इसमें होता क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। किसका, सोडियम का, या सोडियम क्लोराइड आपने ले लिया है जो ब्राइन है उसका। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो सीधा सा लिख लेते हैं कि द प्रोसेस किसका प्रोसेस, क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, किसका कर रहे हैं, ब्राइन का कर रहे हैं। ब्राइन क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, सोडियम क्लोराइड की मोल्टन फॉर्म उसको क्या बोलते हैं, हम ब्राइन बोलते हैं। यहां लिख देता हूं सोडियम क्लोराइड, उसका नाम की जगह पर मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, पहली बात होगी। अब यहां क्या बोल रहा है, एक इंपॉर्टेंट यूज बताना है आपको यहां पर जो इसके लिए होता है। तो इंपॉर्टेंट यूज की जब बात करोगे आप, तो इसका यूज कर सकते हो, क्लोरीन की बात करेंगे, याद रखना पहले क्लोरीन की। तो क्लोरीन का यूज कर सकते हैं किसके लिए, क्लोरीन का हम यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्ट के लिए, हमने बताया पानी में से जम्स को मारने के लिए। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कैसे होगी उसको भी देख लो। आपने क्या लिया, आपने NaCl लिया, इसको वाटर में मिक्स किया और इसका क्या कर दिया आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको NaOH मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, क्लोरीन गैस मिल जाएगी, और साथ में क्या मिलेगा आपको, यहां से हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती हुई दिखेगी। अब यहां पर इसको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर दो, इसको ट्वाइस यहां लगा दिया, ट्वाइस यहां लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। यहां भी 2 लगा दो। ठीक है, अब यहां पर यूज की बात कर रहा था, देखो क्लोरीन का क्या आ गया, जो क्लोरीन गैस है उसका यूज क्या करते हैं, एज अ जर्मिसाइड, एज अ जर्मिसाइड। ठीक है, दूसरा जो आपको NaOH मिला है, NaOH का हम यूज किस लिए कर सकते हैं भाई, NaOH का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज कर सकते हैं हम सोप और डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, NaOH जो आपका है यूज कर सकते हैं, यूजेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चल भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है रीजन बताने हैं आपके, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या है, ओनली 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, फॉर्मूला याद होगा आपको, CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। तो इसमें जो हाफ दिख रहा है मॉलिक्यूल वो क्यों होता है, क्योंकि यहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 molecule of water is used by 2 CaSO4, यानी कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है। तो जब 2 के साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो एक के साथ में कितना होगा, हाफ होगा, इसलिए हमने यहां पे क्या शो करते हैं, इसको शो करते हैं। आगे बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम यूज करते हैं एज अ एंटासिड, वो क्यों करते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसका जो नेचर होता है बेसिक होता है, और बेसिक नेचर वाले हमारे क्या होते हैं, सारे एंटासिड होते हैं। एंटासिड मतलब एसिड का जस्ट उल्टा, तो एसिड का जस्ट उल्टा क्या होगा, बेस होगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी वाला कैसे यूज करेंगे हम, एज एंटासिड यूज करते हैं। अगली बात कर रहा है थर्ड में, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न व्हाइट। जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का, किसका, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का, वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, व्हाइट कलर के हो जाते हैं। फिर से पढ़ लो एक बार, फिर से पढ़ लो एक बार, क्या हो रहा है यहां पर आपका हो रहा है कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है व्हाइट कलर में। ठीक है, किसमें हो रहा है, व्हाइट कलर में हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा, कॉपर सल्फेट के साथ में आपके कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए पानी के, तो यहां पर CuSO4 है आपका, क्या है, CuSO4 है। अब CuSO4 के साथ में क्या हो गया, CuSO4 के साथ में आपके पास 5 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। ठीक है,
इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। जब इसको हमने क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट किया, तो भाई हीट करने से होगा क्या, हीट करने से इसमें से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो तो हट जाएगा, उससे उड़ जाएगा, उससे क्या बचेगा, केवल यहां पर आपका हीट बचेगा, साथ में आपके 5 वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। ये जो मिला आपको कॉपर सल्फेट, ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, याद रखना इस चीज को। चल भाई, अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अच्छा क्वेश्चन है एक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती है जो क्या करे, विच शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। दोनों तरीके का नेचर शो करेगा, दोनों तरीके का मतलब एसिडिक नेचर भी शो करेगा और बेसिक नेचर भी शो करेगा। ठीक है, चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई दो ही हैं आपके पास, जिंक ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, यानी कि ZnO और Al2O3, ये दो क्या है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये दो क्या है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेसिक के साथ में एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, यानी ये बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं और ये आपके एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब यहां पर रीजन देना आपको कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं बहुत सारे जो मेटल्स हैं उनकी, तब क्या होता है, तब आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ना होने का रीजन क्या हो सकता है। पहली चीज याद रख लेना, यहां पर जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू की तरह काम करता है। किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात समझो उसमें जरा, दूसरी बात इसमें ये हो सकती है, दूसरी बात यहां पर बोल क्या रहा है पहले उसको भी देख लेते हैं, कि जिंक ऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड है वो हमारी कैसे काम करती है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह शो करती है। क्यों करती है, अभी बताया था मैंने, दो हैं आपके पास, जिंक ऑक्साइड है और साथ में क्या आपके पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि Al2O3 है, दो बताए थे। अब इन दोनों की ही प्रॉपर्टी क्या थी, ये दो ही आपके ऐसे हैं, आपके ऐसे कंपाउंड हैं या ऐसी ऑक्साइड फॉर्म है जो एम्फोटेरिक शो करते हैं खुद को। कैसा करते हैं, एम्फोटेरिक शो करते हैं खुद को। अब यहां पर जब एम्फोटेरिक शो करेंगे तो यहां पर होगा क्या, कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड क्यों कंसीडर कर रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह, क्योंकि ये दोनों साथ रिएक्ट कर सकता है। लास्ट में क्या बोल रहा है कि मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसका भी क्या देना आपको, रीजन देना है। तो देखिए वन बाय वन, पहली बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट डिसॉल्व्ड व्हेन मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो क्या आ जाएगा, बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह से एक्ट करता है, इसलिए उसमें से वो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं होने देता। पहली बात। दूसरी बात क्या कर रहा है यहां पर, उसे भी देख लो कि जिंक ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिंक ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, दोनों के साथ, दोनों से मतलब क्या है यहां पर आपका, चाहे तो आ जाए जिंक सॉरी एसिड या फिर आ जाए आपका बेस, दोनों से ही ये रिएक्ट कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो आपका है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। देखना चाहो एग्जांपल देख सकते हो उसका। तो जिंक ऑक्साइड में हमने क्या लिया, ZnO लिया और इसकी रिएक्शन करा दी हमने HCl के साथ। किससे करा दी, HCl के साथ करा दी। तो क्या मिलेगा जरा देखो, ZnCl2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। रिएक्शन हो गई किसके साथ, एसिड के साथ। वैसे ही जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करा दी हमने बेस के साथ। बेस हमने ले लिया यहां पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर इसके साथ जब रिएक्शन होगी तब क्या मिलेगा उसे भी देख लो। यहां पर मिलेगा आपको
Na2ZnO2। क्या मिलेगा? Na2ZnO2। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम जिंकेट। साथ में यहां पर क्या मिलेगा आपको? अब क्या बच गया यहां पर आपका बच गया H2O। ठीक है, तो यहां भी क्या मिल रहा है आपको? यहां भी आपको सॉल्ट मिल रहा है दोनों कंडीशन में। तो जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाती है तो हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, यहां समझ में आ गई बात। अब जरा आगे बात सुनो इसमें। तो यहां पर आगे बात हमसे क्या की गई है कि मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वो क्यों क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। ठीक है, ये आपका यहां पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। अ मेटल एक्स कंबाइंड विद अ नॉन मेटल वाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कंपाउंड जेड। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड जेड। अब यहां पर क्या हो रहा है जरा देखो। मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड हो रहे हैं। तो जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। और आयोनिक बॉन्ड जो होता है आपका, वो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, यानी कि लूजिंग और गेनिंग की वजह से जो आपका बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। और जिन कंपाउंड की बात करते हैं, जो कंपाउंड आपके आयनिक बॉन्ड की वजह से फॉर्म हुए हैं, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो स्टेट टाइप बॉन्ड हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जेड। अब यहां पर प्रॉपर्टी की बात करें तो आयनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी आपकी यह है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। अगली बात क्या कर रहा है? विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल। क्या ये कंपाउंड कैरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व हो सकते हैं? अब यहां पर आपको दोनों तरीके के बॉन्ड की बात याद रख लेनी है। दोनों तरीके से मतलब जब आप बात करोगे आयनिक बॉन्ड की और जब आप बात करोगे कोवैलेंट बॉन्ड की। कौन से बॉन्ड हो गए आपके? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों के लिए बात याद रख लेना। तो जब आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बेसिकली कैसे होते हैं? याद रख लेना, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिकली सॉलिड होते हैं। और जब बात करते हैं कंपाउंड की, जो आपके आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जब उसकी बात है तो यहां पर क्या ये कैरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व हो सकते हैं? तो याद रख लेना, ये पानी में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि आप NaCl का एग्जांपल याद रखना। ठीक है, किसका? लाइक NaCl। लाइक NaCl। NaCl जो होता है डिसॉल्व, ठीक है, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, बट नॉट बट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और पेट्रोल है, इनमें डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसके उलट अगर बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की या कोवैलेंट कंपाउंड की, कोवैलेंट कंपाउंड आपके पानी में डिसॉल्व नहीं होते, वो आपके केरोसिन में, पेट्रोल में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहा है, विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये कंपाउंड आपके गुड कंडक्टर हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? तो आंसर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि इनके जो आयंस हैं या इनके जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं? वो पैक्ड है। कैसे हैं? वो पैक्ड है, पॉसिबल नहीं है। इनके जो आयंस हैं उनका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? आयंस या मूवमेंट ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल इन, याद रखना, इन सॉलिड स्टेट। यानी कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन बट इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म दे कैन कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे कि एक नमक ले लिया आपने ग्लास में, नॉर्मली नमक ले लिया, उसमें अगर आपने तार डाले इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन उसी का अगर सॉल्यूशन बना लिया तो इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों पार्ट के आंसर, चारों पार्ट के, याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन देख लो। अब अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। ए पार्ट का कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट। गोल्ड की वो कौन सी सुटेबल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम इसके ऑर्नामेंट बना सकते हैं, यानी गहने बना सकते हैं। तो इसका एक हो गया मैलिएबिलिटी और दूसरा हो गया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी लस्टरस प्रॉपर्टी है क्योंकि ये बहुत अच्छा लस्टर करता है। ठीक है, चमकता बहुत अच्छा है, इसलिए भी हम इसका यूज करते हैं ऑर्नामेंट बनाने के लिए। सेकंड पार्ट है नेम टू मेटल विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। दो मेटल बताने हैं जो बेस्ट कंडक्टर हैं, तो आप बता सकते। गोल्ड भी हमारा है, कॉपर भी हमारा है। ठीक है, कॉपर भी है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, नेम टू मेटल विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम। हाथ में लेते ही कौन से मेटल हैं जो मेल्ट हो जाते हैं। भैया वो एक तो गैलियम है, एक आपका सीजियम है। ये दो मेटल हैं जो आपके पाम यानी कि आपके हाथ के टेम्परेचर से क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो आपको मिलेंगे वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन जैसे आप उसको हाथ पे रखेंगे तो ये मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। अगला है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर 20 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम की बात करेंगे तो देखो कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है। तो भाई हमारा KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो 2 8 8 2, यानी कि पहले वाले में कितने आ गए आपके 1 2, दूसरे वाले में कितने आ गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे अगले वाले में कितने आ गए हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इससे भी जो अबव सेल है हमारी उसमें कितने आ गए 1 और 2। यहां पर हमारा क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है भाई 8 है, यानी कि पहले में कितने आएंगे 2 और दूसरे में कितने आएंगे आपके 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पर क्या होगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो क्या बनाएगा, Ca2 पॉजिटिव बनाएगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के तो रहेंगे, दूसरी शेल में आपके 8 रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और इससे ऊपर वाली में भी कितने रहेंगे आपके 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो अगली शेल थी वो खत्म हो जाए, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। ऐसे ही यहां पर जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो पहली में तो कितने हैं इसके पास 2 हैं, और इससे अगली वाली में कितने हैं इसके पास अब 8 हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2 नेगेटिव। क्या आ जाएगा यहां पर 2 नेगेटिव आ जाएगा। यानी कैल्शियम ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट थी उसमें से क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब वो कैसे हो गई, उसने नोबल जो गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो उसने अटेन कर ली अपनी। ठीक है, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, यानी अब वो कैसा हो गया, अब वो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या लास्ट वाला जो फॉर्मेशन था CaO का, वो हमारा CO यहां से बन जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके क्या मिलेगा आपको, CaO मिलेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेंस। रखा है आप क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्रिएट करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, ब्रिस्क एफरवेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ब्रिस्क एफरवेंस मिल रहा है। तो नेम द टाइप ऑफ ओर विद वन एग्जांपल। तो ये कौन सा ओर होगा जो हमें यहां पर दिया गया है।
तो सीधी सी बात है, जिसका हमने करा दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, उसको रिएक्ट कराया, हमें ब्रिस्क एफरवेंस मिल रही है। और वो ब्रिस्क एफरवेंस किसकी वजह से मिलती है? क्योंकि उसमें क्या है, सीधी सी बात है, उसमें कार्बोनेट और होगा, और उसमें से क्या मिल रही होगी आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही होगी। तो यहां पर सीधी सी बात आ जाएगी कि वो और हमारा क्या हो जाएगा? ZnCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZnCO3 हो जाएगा। ठीक है, ZnCO3 हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें कि जब व्हाट स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द एनरिच्ड ओर, इसमें से हम कैसे निकाल पाएंगे बाकी ओर को। तो यहां पर इसको हमें क्या करना है? हीट करना है। और जब हम हीट करते हैं, ठीक है, याद रखना, जब हम हीट करते हैं लिमिटेड एयर में, किसमें? लिमिटेड एयर में। तो लिमिटेड एयर में या फिर एब्सेंस में, एब्सेंस और लिमिटेड एयर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या बनेगा इससे? इससे आपको ZnO मिल जाएगा प्लस CO2 गैस अलग इससे हो जाएगी, यानी कि जिंक ऑक्साइड मिल गया, और जिंक ऑक्साइड से क्या मिल गया आपको? साथ में मिल गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। ऑल्सो इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ये हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है, वो होगी। अब इसमें से अगर आपको प्योर मेटल निकालना तो क्या करोगे आप? ZnO की रिएक्शन करा दोगे आप O से, सॉरी O से नहीं, C से। तो क्या मिलेगा आपको? यहां से जिंक मिल जाएगा अलग, और साथ में क्या मिलेगा आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगी, यानी कि CO मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? ये हमारा क्या हो गया यहां पर? ये यहां पर रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। CO है ये, यहां पर क्या हो गया हमारा? रिडक्शन हो गया। ठीक है, जो ZnO था वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, और जो कार्बन था वो क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यहां पर इसकी रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड हमारे क्या होते हैं? पहली चीज तो हमसे ये पूछिए। तो सीधी सी बात है, जो कंपाउंड फॉर्म हुए आपके कोवेलेंट बॉन्ड से, किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से जो आपके कंपाउंड फॉर्म हुए वो क्या हो जाएंगे? आपके कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। दूसरी बात क्या की है इसमें? वाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट क्यों होते हैं? तो भाई यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो देखो क्या होगा आंसर में, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो आयनिक कंपाउंड थे वो किसकी वजह से होते हैं? लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। या यहां पे ये भी बोल सकते हो साथ में कि कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म्स कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब क्या बोल रहा है? वाई डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। अब क्यों कोवेलेंट किससे बन रहे हैं? शेयरिंग से। और आयनिक बॉन्ड किससे बनते हैं? आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड ड्यू टू लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लूजिंग गेनिंग से होते हैं और वो शेयरिंग से होते हैं। तो ये क्या हो गया? इनमें डिफरेंशिएट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बतानी है। तो पहली, लो मेल्टिंग पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। थर्ड लिख लो, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चौथी भी लिखनी है,
बॉन्ड कैसा होता है आपका, ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, कैसा होता है, वीक बॉन्ड भी होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। पहला मेंबर कौन सा हमारा, इथीन है। तो यहां पर आपको याद रखना है, देखो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रीफिक्स याद रख लेना। प्रीफिक्स किस किस के, एल्केन के, एल्कीन, एल्काइन, तीनों के लिए प्रीफिक्स कैसे होंगे हमारे, सेम होंगे। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, तीनों में सेम होते हैं। बस अब क्या आएगा, एल्केन में सफिक्स का लग जाएगा एन, तो क्या बन जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, नॉनेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। एल्कीन में क्या लग जाएगा आपका, इन लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकीन। ऐसे एल्काइन में क्या लग जाएगा आपका, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, और ऐसे ही आपका ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन और डेकाइन। अब यहां पर एल्कीन और एल्काइन में आपका मीथ पॉसिबल नहीं होता, ये आपका ईथ से शुरू होता है। अब यहां पर बोल क्या रहा है, तीसरे और दूसरे और तीसरे की बात कर रहा है ना, तो इथीन के बाद क्या आएगा आपका, प्रोपीन, और फिर क्या आएगा आपका, ब्यूटीन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है आपको, तो देखो दो आपके आ गए, एक हो गया आपका प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला आपका क्या होगा, प्रोपीन है ना, जनरल फॉर्मूला याद रखना ना, CnH, क्या होता है, CnH2n होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, H क्या आएगा, 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, तो प्रोपीन का क्या हो जाएगा, C3H6। ऐसे ही ब्यूटीन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, C4H8, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है भाई। तो ये थे आज की क्लास में हमारे क्वेश्चंस, टोटल हमने किए 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे लगे एक बार जरूर बताइएगा, अच्छे लगे हो तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मुलाकात फिर वीडियो में करेंगे, अगले क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो आपको मिलेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, तो मुलाकात फिर वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।